ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर जल्दी से। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसको देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर यही बताया गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कहा गया कोई भी रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन के n पावर के साथ क्या करता है, डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब सवाल आता है यहाँ पर जो मैंने n पावर बताया उसका मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आप बताते हैं वहाँ पर 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर समझ में आया सबको? तो कहने का मतलब अगर आपसे यही कह दिया जाए कोई एक रिएक्शन है उसका बताओ जीरो ऑर्डर की अगर बात करते हैं, जैसे मान लिया जीरो ऑर्डर, तो आप बताओगे जीरो ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू को जीरो कर दिया, तो आप बताओगे रेट क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन की, कितनी पावर, जीरो को पावर मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो आपको बस यही चीज़ याद रखना है, रेट की बात करते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर n, और n क्या है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जीरो के लिए जीरो पावर, ठीक है, 1 के लिए 1 किया, 2 के लिए 2 कर देते हैं। ऐसे सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर, तो यहाँ पर भी बताया गया जो रेट होता है, ध्यान देना, सेम वो क्या करता है वहाँ पर प्रेशर की n पावर के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो प्रेशर की n पावर के ऊपर क्या होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया यहाँ पर भी n क्या हो जाएगा, आप बताओ फिर से वही ऑर्डर को बताएगा 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर को बताएगा। इसीलिए कहा जाए अगर आपसे कह दिया जाए बताओ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या प्रेशर पर डिपेंड करेगी, नहीं, तो आप बताओगे n की वैल्यू को कितना कर दिया, 0, और ये बताएगा कि रेट क्या हो जाएगा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कंसंट्रेशन क्या करता था जीरो ऑर्डर की, वो क्या हो जाएगा बताओगे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था रेट, वैसे प्रेशर भी क्या करता है जीरो ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन भी 1 पावर के साथ, और आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर के 1 पावर के साथ डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया कंसंट्रेशन का और यहाँ पर प्रेशर का। चलिए अगर आपसे कह दिया जाए थर्ड में आपसे कह दूं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट की जब बात आती है तो यहाँ पर याद रखना हम लोग 2 कैटलिस्ट की बात करेंगे, एक को कहा जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को कहा जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट की हम लोग बात करें तो कहा गया जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट जो होता है किसी रिएक्शन का, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के क्या हो जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसी रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन को, एक ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं जो रेट हो जाएगा वो निगेटिव कैटलिस्ट के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाता है। ठीक है, तो बताया गया वहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को या फिर कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। फिर बताया गया यहाँ पर अगर ये निगेटिव कैटलिस्ट होता है, हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन घटाएगा, आप बताओगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये हमको ऐसे याद करना था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और अगर आपसे पूछ लिया कैसे बढ़ाता है कैसे घटाता है, कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है घटा देता है, तो आप बताओगे वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। किसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। यही तो होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो रेट ऑफ वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। फिर अगले हम लोग यहाँ पर देखते हैं फोर्थ, और फोर्थ की बात कर रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पर अगर सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहां पर बताया गया रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन करने के लिए उतना ही तेज़ वहाँ पर रेट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एक मोटी सी लकड़ी हम लोग उसको जलाना चाहते हैं, ठीक है, वो जल्दी नहीं जलती है, लेकिन अगर क्या करते हैं उसको तोड़ करके, ठीक है, उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो वो आसानी से जल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वहाँ पर रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब अगर कहीं पर भी सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर रिएक्शन करने का स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, जगह ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ पर रेट बढ़ जाता है। फिर अगला हम लोग यहाँ पर लास्ट बात करते हैं, तो कहा गया टेम्परेचर। तो याद रखना है यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया रेट जो हो जाता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो वहाँ पर क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ा देना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ पर रेट भी बढ़ जाता है। और एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि आप कहोगे केवल एंडोथर्मिक में ही होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्सो और इंडो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोनों में क्या हो जाता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एक्सो हो चाहे इंडो। इसीलिए बताया गया रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। समझ में आया सबको? तो किन किन बातों पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ये मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, इसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर बढ़ जाती थी, ठीक है। अब सवाल ये आता है अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है, तो उसका क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी अगर टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, बताया गया, कहा गया अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, अगर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सी या फिर 10 केल्विन बढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले से क्या करते हैं टेम्परेचर को अब 10 डिग्री से या फिर 10 केल्विन अगर हम लोग उसको बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर याद रखना जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। कितना? 2 से 3 गुना के रेंज में क्या हो जाता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है एवरी 10 डिग्री सी राइज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सी राइज करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रेट बढ़ जाता है। अब बताइए, चलो ठीक है, अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा अगर हम लोग टेम्परेचर को वहाँ पर बढ़ा देते हैं, पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर कैसे निकाला जाए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो हम लोग में पूछा जाता है खास करके क्वेश्चन, वो लगभग बेस्ड इसी पे होता है कि लगभग कह दिया जाता है क्वेश्चन में कि जब हम लोग 10 डिग्री सी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन को ऐसा कहानी बनाया जाता है, फिर बताया जाता है कि बताओ पहले टेम्परेचर इतना था, अब हमने इतना कर दिया तो नया रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, तो उसको कैसे करते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपको कैसे निकालना है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन की। जब बात आएगी तो आपको यहाँ पर ये लिखना है 2 की पावर करना है, ध्यान देना 2 की पावर कितना, आपको यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन 10, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन 10 इनटू आप यहाँ पर ये कहेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये क्यों आया, कैसे पता चला, तो मैंने आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बताया। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर 10 डिग्री सी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो वहाँ पर रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो बढ़ता है तो इसका मतलब क्वेश्चन इसमें बन सकता है, और लगभग क्या हो जाता है कि हम लोग 2 गुना ही मान के ज़्यादा चलते हैं। इसलिए बताया गया अगर फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन कभी हमसे कहा जाए, वहाँ पर कह दिया जाए कि हमने टेम्परेचर को पहले इतना था अब इतना बढ़ा दिया, तो बताओ कैसे निकाला जाए। तो बताओ कि फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, ये 2 की पावर, ये पूरा पावर में है इतना, टेम्परेचर का डिफरेंस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 10 कर देना है, ठीक है, इनटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे आपको फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बताया गया द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। एक कहानी बताएगी आपको, कहा गया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है जब लोग 10 डिग्री सी क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। फिर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट एज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 10 to 100 डिग्री सी। तो बताओ यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है कितना बढ़ गया अगर टेम्परेचर को हम लोग 10 से 100 डिग्री सी बढ़ा देते हैं। तो अब बताओ इसका मतलब क्या किया जा रहा है। फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे करोगे। आपने कहा चलो ठीक है देखते हैं, 2 की पावर क्या करना था, टेम्परेचर का डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 माइनस इनिशियल कितना है 10 कर दिया, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना था 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। चलिए अब आप बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में से 10 को घटाया तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आप बताओगे 90 को यहाँ से 10 से डिवाइड किया 2 की पावर
9 आ जाएगा इंटू पुराना रेट ऑफ रिएक्शन। और आपको बताया 2 की पावर 9 करेंगे कितना आ जाएगा 512। तो आप बताओगे पुराने रेट का कितना गुना आ जाएगा 512 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को किया जाता है जब आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर को इतने से इतने बढ़ाया गया है और एवरी 10 डिग्री सी राइट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमने टेम्परेचर को यहाँ से इतना बढ़ाया है, तो बताओ वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है और आप वहाँ पर इसकी तरह यहाँ पर लगा सकते हो। समझ में आया सबको? चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, शुरू में बताया था कि अगर हमसे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही थी, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता था। वहाँ पर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, इन सब बातों पे डिपेंड करता था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस बार हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। और रेट कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है, तो याद रखना, सबसे पहले याद रखो, क्या रेट कांस्टेंट आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है? नहीं। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं। इन सब पे नहीं डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये याद रखना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल एक बात आपको याद रखनी है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। और कैसे डिपेंड करेगा, याद रखना, बताया गया टेम्परेचर के डायरेक्टली हो जाएगा। अगर कहीं पर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। अगर कहीं पर टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो वहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न में मत होना रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट में। रेट कांस्टेंट खास करके आप जितने भी अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कांस्टेंटेड जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर ही मेनली डिपेंड करते हैं। इसके अलावा और कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। जैसे अगला चैप्टर जब हम लोग देखेंगे, वहाँ पर एक चैप्टर इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पर रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक आरेनियस इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। आरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं और यहाँ पर यह बताया गया कि e की पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है। ठीक है, नॉन डिफरेंशियल फॉर्म का जो यहाँ पर इक्वेशन इसका चलता है, ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन के बताया गया के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ए जो होता है उसको कहा जाता है आरेनियस पैरामीटर, ठीक है, या फिर आरेनियस फैक्टर। अगर आपको पता है यहाँ पर ई ए के बारे में, ई ए कौन है, आप बताओ कि इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके बारे में तो आप जानते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट बढ़ा, टेम्परेचर घटाया तो रेट कांस्टेंट घटा। ठीक है ये, लेकिन टेम्परेचर के इफेक्ट को और करीब से देखने के लिए यहाँ पर हम किसकी तरफ चलते हैं, आरेनियस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आरेनियस इक्वेशन में ये बताया गया, माना कि टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट हमेशा डिपेंड करता है। ध्यान से समझना इन्होंने क्या बताया। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रेट कांस्टेंट हुआ, आरेनियस पैरामीटर हुआ ई की पावर माइनस ई अपान आर टी, और हमने कहा ये जो होता है ई टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर रिलेशन। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है, आप देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में आपका जो के होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए। क्या बताओ, इस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। इससे यही साबित होता है, अगर कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की अगर कहीं पर भी आपको जीरो कह दिया जाए, तो या फिर कह दिया जाए कोई एक रिएक्शन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, बताओ टेम्परेचर को 10 गुना बढ़ा रहे हैं, 20 गुना बढ़ा रहे हैं, इतने से इतने कर दिया, घटा रहे बढ़ा रहे, क्या उसकी वजह से क्या रेट कांस्टेंट में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पर यही बताओगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो इस समय क्या हो जाएगा, कि इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर दूसरा क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है, के नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, आप बताओगे के डिपेंड टू टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कि आपके माइंड में हमेशा यही बैठ गया है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा, बढ़ेगा, घटाया तो घटेगा। ऐसा भी हो सकता है कल को पूरी एक कहानी लिखते हैं, वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को उन्होंने लिख दिया जीरो और बताया टेम्परेचर बढ़ा रहे, बताओ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा, सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी वहाँ पर कहा जा सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ये भी पता होना चाहिए। समझ में आया? चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लोग देखते हैं। कहा गया था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन,
एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कहा गया क्या टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा? आप बताओगे नहीं, क्या बताया मैंने? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर रेट कांस्टेंट केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की बात हो, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है केवल एक बात पर डिपेंड करता है, वो क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, क्वेश्चन इस पर भी काफ़ी आता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन कहने का मतलब कोई भी एक रिएक्शन लिख दी गई, ठीक है, रिएक्शन लिख दी गई है और आपसे कहा जाएगा इसका रेट लॉ लिख करके दिखाओ, इसका रेट का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, रेट को कैसे आप लिखोगे, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, कोई केमिकल रिएक्शंस होगी और आपसे वहाँ पर कह दिया जाएगा बताओ इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन रेट के लिए सबसे अच्छा लिखा गया है, ठीक है। रेट को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, यहाँ पर साबित कर रहा है कि रेट इस कंसंट्रेशन के पावर के इतनी पावर के साथ डिपेंड कर रहा है, इसके साथ इतनी पावर के साथ डिपेंड कर रहा है, कौन बता रहे हैं वहाँ पर अच्छे से, उसके बारे में लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मान लिया N1A है प्लस N2B है, ये क्या करता है? प्रोडक्ट भी। और रेट पे किसके बारे में बात करते हैं? खासकर रिएक्टेंट की बात करते हैं। रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहा गया इसके रेट को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? आप यही से लिखते हो ना, रेट का एक्सप्रेशन कैसे थे? रेट बराबर आप बताओगे K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, इसकी पावर भी चलती। अब पावर यहाँ पर N1 है, N2 है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A और B, ठीक है। आप बताओगे नहीं N1 और N2 लिखना चाहिए था, हम लोग A और B लिख के चल रहे, क्या ये सही है? ठीक है, याद रखना है यहाँ पर इसकी पावर N1 और N2 भी हो सकती है, या फिर इसकी पावर कुछ और हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इससे अलग, इसके कोफिशिएंट से अलग लिखा, A और B लिख दिया। फिर बात आती है, नहीं आपको लग रहा होगा नहीं N1 और N2 ही होता है, अगर एक ही कंसंट्रेशन की बात करते हैं, A की पावर ये होगा, B की पावर ये होगा, ऐसा सब जगह नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर, चूंकि रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, एक रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान से समझना है इसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इनका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर N1 N2 क्यों नहीं लिखा। कहा गया एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उसको कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो कई स्टेप में हो करके वो रिएक्शन फाइनली कंप्लीट होती है, उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा A से हमने बना लिया क्या B, हमारा यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अगर हमने कहा यहाँ पर चलो मान लिया कि हमने यहाँ पर एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं N1A, ये क्या करता है यहाँ पर C में चला जाता है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है और मान लिया एलिमेंट्री एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत का मतलब क्या हो जाता है, उस कंडीशन में आपको रेट क्या लिखना है, रेट बराबर के जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन और वहाँ पर जो भी इसके कोफिशिएंट है वही उसकी पावर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर भी रेट को लिखना है तो रेट बराबर के कंसंट्रेशन A की पावर कितना, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, आपने कहा 1। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर N1A प्लस N2B, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा, रेट, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन, चूंकि मैंने यहाँ पर एलिमेंट्री में लिखा है, तो रेट बराबर आप बताओगे कि कंसंट्रेशन A की पावर क्या, इसका कोफिशिएंट N1, ठीक है, कंसंट्रेशन B की पावर क्या, इसका कोफिशिएंट ये। तो कहने का मतलब जो बातें अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे वो चीज़ें केवल अगर एप्लीकेबल होती केवल एलिमेंट्री रिएक्शन में होती है, ठीक है, सब जगह नहीं होता। तो कहने का मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो भी उसके कोफिशिएंट का नंबर होगा वही उसके कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगा, रेट जब लिखते हैं। जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वही उसके कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगा जब रेट लिखते हैं, ठीक है। कब, जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन केवल एक स्टेप में कंप्लीट होगा। लेकिन मान के चलते यहाँ पर एक रिएक्शन है, हम लोग जब A से B में जाते हैं तो इसका रेट कांस्टेंट K1 है, फिर B क्या करता है, यहाँ से C में कन्वर्ट होता है, उस दौरान इसका रेट कांस्टेंट K2 आता है। फिर C क्या करता है, यहाँ पर ये जाता है एक रेट कांस्टेंट K3 की मदद से यहाँ पर D में पहुँचता है, तब जाकर के हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो कहने का मतलब यहाँ से A से D में हमको पहुँचना था, लेकिन डायरेक्ट A से D बन रहा था। पहले हम लोग क्या कहते हैं, एक रेट कांस्टेंट K1 की मदद से हम लोग A से B में पहुँचते हैं, फिर B से C में कन्वर्जन होता है रेट कांस्टेंट K2 की वजह से, फिर C से क्या करते हैं, D में जाते हैं,
ठीक है, ऐसा कुछ होता है। जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं उसमें अगर कभी रेट कांस्टेंट को लिखा जाता है या फिर कहते हैं रेट के एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, तो याद रखना उसमें क्या किया जाता है, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी ऑर्डर यहाँ पर स्टेप्स की रिएक्शंस हैं, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन होगी, एक बार फिर से सुनना, जो सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। समझ में आया? जैसे कि मान लिया यहाँ पर जो पहला था ये फास्ट था, ठीक है, दूसरा था ये क्या था, ये स्लो था, ठीक है, और थर्ड वाला क्या था, ये फास्ट था। तो अब हमसे कह दिया जाए बताओ इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या, आप बताओगे ये सेकंड नंबर वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, जो सेकंड नंबर वाली रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, और स्लो स्टेप रिएक्शन ही क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसी की मदद से हम लोग रेट को लिखेंगे, कहेंगे रेट बराबर, इसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कौन है B, तो ये हो जाता है। समझ में आया सबको? तो ये चीज़ें चलती हैं। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप की होती है कि स्टेप में होती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, जो भी उसका कोफिशिएंट है वही उसकी पावर में। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, तीन रिएक्शन आपको दिखाई दे रही, अब किससे हम लोग उसको लिखें, तो यहाँ पर बताया कि जो स्लोवेस्ट होगा उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। समझ में आया सबको? बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं उसमें जो सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन होती है उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखते हैं। लेकिन अब उसमें ऐसा हो सकता है अगर मल्टी स्टेप रिएक्शंस है वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन वो क्या है, रिवर्सिबिलिटी के साथ है, ठीक है, वहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चल रही है, बैकवर्ड में भी चल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी हैं 2-4 स्टेप की जो रिएक्शंस दी गई हैं सब के सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं जा रही, केवल फॉरवर्ड में ही जा रही, ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया क्या करना है, जो स्लो स्टेप है उसी की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना था। लेकिन अगर उसमें से कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। और वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है P चेंज हो रहा है R में, इज फॉलो एज। और वो कैसे चेंज होता है यहाँ पर बताया गया, वो सबसे पहले क्या करता है, P चेंज होता है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ, सॉरी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ क्या होता है, Q में जाता है, और ये एक फास्ट रिएक्शन होती है। फिर दूसरा स्टेप क्या हो जाता है, Q क्या करता है, P की कुछ और मात्रा के साथ रिएक्शन करता है, फिर वो जा करके R बनाता है और फाइनल आपका R बन के तैयार हो जाता है। और ये स्टेप क्या हो जाता है, स्लो स्टेप। और आपसे कहा गया द रेट लॉ फॉर मेन रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन है P से R, इसके रिस्पेक्ट में रेट लॉ बताना है आपको, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो मेन रिएक्शन P से R, इसके रिस्पेक्ट में आपको रेट लॉ बताना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो। सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप की रिएक्शन उसको पकड़ना था। स्लोवेस्ट स्टेप की रिएक्शन कौन है, आपने कहा कि यहाँ पर जो ये वाली रिएक्शन दिख रही है स्लो स्टेप की रिएक्शन है, तो इसकी मदद से हमने रेट को लिख दिया। ध्यान देना यहाँ पर, तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पर जो स्लो स्टेप की रिएक्शन थी और तो इसकी मदद से मैंने रेट लिखा। अब बताओ कि रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट यहाँ पर K2 है, कितने रिएक्टेंट है, 2, एक Q है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Q इनटू कंसंट्रेशन ऑफ P, ये हो जाता है। आपने कहा ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन फिर किसी ने कहा कि आपसे पूछा जाए मेन रिएक्शन के टर्म में बताओ, मेन रिएक्शन क्या है, P से R में जा रहा है। अच्छा बताओ क्या मेन रिएक्शन में कहीं पर Q है, नहीं है ना, यहाँ पर मेन रिएक्शन पर कहीं पर Q नहीं है। लेकिन आपने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर Q दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब एक नई चीज़ आ गई जो कि हमारी मेन रिएक्शन में नहीं है, उसी का टर्म बताना है। अब इस नई चीज़ को आपको रिप्लेस करना होगा। हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। नई चीज़ जो है इसी को हटाना है यहाँ से, क्योंकि वो हमारी मेन रिएक्शन नहीं। अब उसको कैसे हटाया जाए, हम मदद लेते हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की। और वो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर जिसकी मदद लिया जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक फास्ट रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी K1 की वैल्यू को लिखते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जाता है वैसे K1 की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिखेंगे। अगर K1 को लिखते हैं तो K1 क्या बताएगा, आप बताओगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो होगा। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अब बताओ आपको Q को निकालना है क्योंकि Q को रिप्लेस करना है। हमने क्या किया, Q को रिप्लेस करने के लिए क्या किया, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Q की वैल्यू को निकाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन Q बराबर ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ P, ठीक है, ये आ जाता है। अब क्या करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले स्टेप में, आप बताओगे यही वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, आपका रेट बराबर आ जाएगा K2 तो था ही, अच्छा Q की यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर K1 कंसंट्रेशन ऑफ P। अच्छा एक P पहले से यहाँ पर था उसको भी लिख दिया। अब इसको थोड़ा अच्छे से सजा दे, रेट बराबर K1 K2 और P की पावर कितनी हो जाएगी, 2।
ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती, समझ में आया। अगर आप डायरेक्ट इससे करते तो आपको यही लगता, तो रेट बराबर हम ऐसे लिख दें के पी, बस इतना। क्या ये सही था? ये सही नहीं था, इसलिए बताएगा मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो भी यहाँ पर कॉफिशिएंट है वही उसके पावर में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि आपने जब फाइनल यहाँ पर निकाला तो पता चला पी की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ऐसे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप बताओगे कहाँ पर 2 है? ठीक है, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर करना था। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग उसी टाइप का। कहा गया था हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई एक यहाँ पर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 + B2, ये क्या करता है 2AB का फॉर्मेशन करता है। और कहा गया फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म, और वो कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है बताया गया। जो A2 है वो पहले क्या करता है, टूटता है यहाँ पर A + A में काफ़ी फास्ट। फिर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई A आता है वो B2 के साथ रिएक्शन करता है, फिर बनाता है AB और B बनाता है, काफ़ी स्लोली बनाता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A और कोई भी जो यहाँ पर B बना हुआ है B, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाकर के वहाँ पर AB का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब आपसे बताया गया था ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। ओवरऑल रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन के टर्म में बताना है। तो कैसे बताया जाए, सबसे पहले आपको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था जो स्लोवेस्ट स्टेप की रिएक्शन उसको पकड़ लो, उसी से पहले रेट को लिख लो। आपने रेट को लिखा और आपका रेट आ जाएगा, रेट बराबर यहाँ पर K2 है, K2 कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। ठीक है, क्या इससे हम लोग का काम हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। बताइए यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे थे, यहाँ पर A कंसंट्रेशन आया और B2 आया। क्या आपकी मेन रिएक्शन में A है? नहीं, यहाँ पर A2 है, A नहीं है, A2 है, B2 है। चलो ठीक है, यहाँ पर भी B2 आया, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है एक नई चीज़ आ गई जो कि यहाँ पर मेन रिएक्शन में नहीं है। अब अगले स्टेप में इसको हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब कैसे रिप्लेस किया जाए इसको आपको ध्यान देना है। फिर हम ढूंढेंगे कोई क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसकी मदद से इसको हटाया जा सके। तो पता चला यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन की मदद से हमने क्या लिखा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 को लिखा। K1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है, A है और A है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A² अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A2। किसको हटाना है, आप बताओगे A2 की वैल्यू को लाना है, जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, आप बताओगे A² बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे K1 कंसंट्रेशन A2। ठीक है, ये तो होगा। अब हमसे कहा जाए हमको केवल A की वैल्यू चाहिए, तो आप बताओगे यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, आप बताओगे K1 कंसंट्रेशन A2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, यही तो होगा। आप रूट लगाओ या फिर पावर क्या कर सकते हो वहाँ पर 1/2 कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होना था, आप बताओगे जो ये एक नई चीज़ यहाँ पर रेट में आपको दिखाई दे रहा था, इसको रिप्लेस करना है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर रेट को हम लोग अब इस टर्म में लिखने वाले हैं, रेट बराबर K2। ठीक है, एक ही यहाँ पर लिख रहे हैं K1 कंसंट्रेशन A2 की पावर 1/2 और यहाँ पर क्या हुआ B2। ठीक है, ये हुआ आपका रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हुआ आपका रेट एक्सप्रेशन। और आपसे पूछा गया है ऑर्डर के बारे में, और आपको पता है ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म है उनकी पावर का सम। यहाँ पर A2 है और B2 कंसंट्रेशन का टर्म यूज हुआ है। A2 का पावर है यहाँ पर 2 और 1/2 और B का यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 × 1 2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + 1 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आप बताओगे यहाँ पर 3/2 या फिर 1.5 आप लिख सकते हो 1.5। तो कहने का मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आएगी आपकी यहाँ पर 3/2। ये मत सोचना हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 2 3 ये कंप्लीट नंबर ही होता है। ठीक है, वो आपको कंप्लीट भी मिल सकता है और फ्रैक्शन में भी मिल सकता है। हाँ, हालांकि हम लोग जितना पढ़ते हैं 0 हुआ 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, वहाँ पर हम लोग कंप्लीट वाले के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर 1.5 या फिर 3/2 आया, ये एक इनकम्प्लीट है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले एक बात याद रखना, किसी भी रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, आप रटे हो तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप नहीं बता सकते वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर कोई एक रिएक्शन थी A + B, वो क्या करता है C का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, 1 2 3 4। पहली बार एक्सपेरिमेंट तब किया गया जब A की कंसंट्रेशन इतनी है, B की इतनी है, रेट इतना आया।
फिर दूसरे में क्या हुआ, कंसंट्रेशन को कुछ और लिया गया, रेट इतना आता है। तीसरे में हमने क्या किया, ए और बी का कंसंट्रेशन कुछ और रखा जाता है, रेट यहाँ पर आता है कुछ और फोर्थ में कुछ और रख दिया जाता है कंसंट्रेशन। तो बार बार ए और बी की कंसंट्रेशन को परिवर्तित करके, ठीक है, वहाँ पर रेट को चेक किया गया, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया और आपसे बताया गया इस एक्सपेरिमेंट से आप अनुमान लगाओ जो रेट ला एक्सप्रेशन इसमें से जो लिखा गया है चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर करने का एक सिंपल सा तरीका हम लोग अपनाते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट कितने हैं, 2, ए और बी। तो क्या करना है, इसमें से हम लोग एक चीज़ याद रहे, हमको क्या करना है, जैसे कि मान के चल रहे हैं कि 2 लोग मिल करके किसी रिएक्शन को करा रहे हैं, उसमें किसी एक के बारे में पूछा जाए कि एक कितना रेट को बढ़ा रहा है, कितना घटा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक समय में केवल एक लोग को ही आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब ये दोनों ए और बी रिएक्शन करते हैं पहले वाले में तब रेट इतना आता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए, हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका चाहते हैं कि एक की वजह से कितना वहाँ पर योगदान हो रहा है उस रिएक्शन में, तो कैसे किया जाए, बताइए। इसका मतलब दूसरे को रोकना पड़ेगा, तब आप किसी एक को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो कि किसका रेट में कितना योगदान है। हाँ, अगर एक एक करके मेजर करोगे वहाँ पर आसानी से मेजर कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझना। अब यहाँ पर ये बताया गया, चलो ठीक है, हम यही करने वाले हैं। कहा गया एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे 2 रिएक्शन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, चार बार रिएक्शन कराई गई यहाँ पर, 4 एक्सपेरिमेंट, इसमें से 2 ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें से किसी एक को रोका जा सके। मान लिया हमने क्या किया, पहले और चौथे रिएक्शन का सिलेक्शन किया, ध्यान देना, पहले और चौथे रिएक्शन का यहाँ पर सिलेक्शन किया, तो हमने क्या किया, आप बताओगे, अगर 1 से 4 में चल रहे हैं तो ए की कंसंट्रेशन जितनी 1 में थी उतनी ही क्या है 4 में। तो कहने का मतलब ए की कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, अच्छी बात है। फिर हमने क्या किया, जब 1 से 4 का सिलेक्शन किया है, क्योंकि हमें किसी एक को रोकना था, कैसे रोक सकते थे, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट करो जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन पहले वाले में और जो भी दूसरा है, ठीक है, उसमें सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये रुक गया। फिर अब पहले से और चौथे में चलते हैं, यहाँ पर बी के केस में देखें, यहाँ से यहाँ पर आते हैं, आप खुद देखो एक पल के लिए, यहाँ पर बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप बताओगे 0.035 से 0.70 हो जाता है, मतलब 35 दूना 70। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हुआ। और यहाँ पर जो हमारा रेट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा रेट आता है वो रेट कितना टाइम्स हो गया, आप बताओ। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को क्या किया, 2 टाइम्स बढ़ाया, ध्यान देना, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दिया। अब रेट को भी हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अब बताओगे, रेट को भी हम लोग क्या कहते हैं, 1 से 4 में जाकर के रेट को भी मेज़र करेंगे यहाँ पर। और जब 1 से 4 में जाकर के रेट को मेज़र करते हैं, आपको बताया 0.1 से कितना जाता है 0.8, मतलब कितना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। आप बताओगे 8 टाइम इंक्रीज किया। तो इससे क्या समझ में कहा गया, जब ए की कंसंट्रेशन को रोका गया 1 से 4 में जाकर के, और 1 से 4 में जाकर के हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो 1 से 4 जाकर के हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन आ जाता है, यहाँ पर 8 गुना बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या समझ में आता है, रेट जो भी है वो क्या कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन की कितनी पावर की जाए, क्योंकि बी में ही परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ से इसको डबल कर रहे हैं तो ये 8 गुना हो जाता है। बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो ये 8 गुना हो जाता है। तो आप बताओगे इसका मतलब बी की कितनी पावर की जाए कि अगर उसको डबल करे वो 8 हो जाए। आप बताओगे वहाँ पर क्या 3, यही तो होगा, क्योंकि अगर बी की 3 पावर होगी, 3 पावर होगी, तभी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वो उसको 2 गुना करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8 टाइम्स हो जाएगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर समझ में आया, बी की पावर 3 होनी चाहिए, तभी वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट 1 से 8 हो जाएगा, मतलब 0.1 से 0.8 हो जाएगा। ये तो बी का रिलेशन आया। फिर बात करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, बी को रोक करके ए के बारे में देखते हैं। बी को रोका जाए, कैसे रोका जा सकता है, आप बताओगे। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 से 3 को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना, 1 से 3 को सिलेक्ट करते हैं, 1 से 3 वाले को, तब यहाँ पर भी उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर भी सेम है, इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब 1 से 3 में चल करके ए को चेक करते हैं, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 0.012 था, 0.024 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आप बताओ। इसको हमने 2 टाइम्स किया, कितना किया, 2 टाइम्स किया, तो रेट कितना बढ़ गया, यहाँ पर 1 से 3 में जाते हैं। आप बताओगे कुछ नहीं हुआ, ये तो कांस्टेंट है। इससे क्या समझ में आता है, बी को रोक दिया गया और हमने ए की मात्रा को क्या किया, डबल कर दिया, लेकिन रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इससे ये समझ में आता है जो हमारा रेट है वो क्या करता है, ए की पावर के हुए 0 पावर पे डिपेंड करता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए रेट क्या आया, याद रखना यहाँ पर रेट क्या आ जाता है, रेट बराबर आपका आ जाएगा के
और बी की पावर कितना 3, क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ए के ऊपर डिपेंड करता तो उसकी कंसंट्रेशन को जो हम डबल किए तो रेट में कुछ तो उतार चढ़ाव आना चाहिए था, कुछ नहीं आया, रेट पहले कितना ही था। इसका मतलब केवल बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर हम लोग ग्राफ की मदद से इसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक, वैसे तो आपको पता है यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होती है और एंडोथर्मिक में ग्रेटर देन 0 होती है। और एक्सोथर्मिक का मतलब ये ऐसे ही होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शंस है या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट प्रोसेस के दौरान या फिर रिएक्शन के दौरान क्या हो जाता है, हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। और वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन ऑफ वह प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उस सिस्टम के द्वारा या फिर रिएक्शन के द्वारा, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। यहाँ पर इसके ग्राफ की बात करते हैं। मानते हैं यहाँ पर कोई एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर जो मैंने ये वाई एक्सिस दिखा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बताया गया, वाई पे यहाँ पर रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रहे प्रोसीड कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। मान लिया यहाँ पर कोई रिएक्टेंट था हमारी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा कोई था, उसकी एनर्जी कुछ भी थी, उसको मैंने ई आर बताया। उसको पहुँचना था कहाँ पर, प्रोडक्ट तक पहुँचना है, तो इसको एक सफ़र तय करना था यहाँ तक। इसके पास रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी इतनी थी, लेकिन अभी उसको यहाँ तक पहुँचना है, तो जाहिर सी बात इतनी एनर्जी की और ज़रूरत होगी तभी वहाँ पर वो पहुँच सकता है। अब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो ये है जिसमें इसकी खुद की एनर्जी, उसको हम लोग यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। अभी प्रोडक्ट बनने के लिए जितना और इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कहा जाता है। फिर बताया गया किसी कारण चलो इसको एनर्जी दे दिया गया, तो एनर्जी मिला, ये क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम। अब वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा, घटाएगा, घटाते यहाँ पर आता है, तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आके रुका, फिर यहाँ पर देखा गया ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, यहाँ पर ईपी कह दिया गया। अब आपको बताए, अगर हमसे कह दिया कि इस प्रोडक्ट को फिर से पीछे लेके जाना है रिएक्टेंट तक, अब आपको पता है इतना सफर इसको तय करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी का लेवल इसको फिर से प्राप्त करना पड़ेगा, यही तो होगा, क्योंकि अभी इतनी एनर्जी लेवल पे आकर के रुक गया है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी लेवल को प्राप्त करना पड़ेगा, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर डेल्टा एच की बात करते हैं तो कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा बताओगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस, यही तो है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर, प्रोडक्ट की यहाँ पर, ठीक है, इनका डिफरेंस ले लो। या फिर क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक, इतने में से इतना घटा दिया तो यही तो बचेगा। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से हमने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड को घटा दिया, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से एक्टिवेशन को एनर्जी बैकवर्ड को घटा देते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको पता चल रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड क्या है, केवल इतना है, और बैकवर्ड यहाँ से यहाँ तक, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्सोथर्मिक में याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की बात करते कौन ज़्यादा दिख रहा है आपको, आप बताओगे बैकवर्ड का ज़्यादा। तो इसका मतलब कम में से ज़्यादा को घटा रहे तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में ही तो मिलेगी, तो ये हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिएक्टेंट की एनर्जी काफ़ी कम होती है, ठीक है। फिर इसको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट जब बनता है उसकी एनर्जी तब भी रिएक्टेंट से ज़्यादा ही होती है, यहाँ पर पहुँचता है। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक एक लंबी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इतनी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। मान लिया इसको हमने इतनी एनर्जी दे दिया, ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, फिर यहाँ पर एनर्जी को ओवरऑल रिलीज करेगा, लेकिन इतना रिलीज नहीं कर पाएगा कि रिएक्टेंट से भी कम नीचे वो आके वहाँ पर रुक जाए। वो क्या करता है, एनर्जी को यहाँ से आता है, यहाँ पर इसका मतलब एनर्जी को कम कर रहा है, लेकिन कितना कम करता है, थोड़ा बहुत कम करता है, और यहाँ पर आकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग फिर से पीछे लेके जाना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक एक एनर्जी का सफर तय करना पड़ेगा, इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी का सफर था उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। तो अगर आपसे कह दिया जाए एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, आप बताओगे फॉरवर्ड ज़्यादा है, बैकवर्ड कम है। और इसीलिए बताया जाता है डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला केवल एक, यहाँ पर याद रखना, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को घटाया, और आपको पता है फॉरवर्ड बड़ा है, बैकवर्ड क्या है, कम, तो ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, और ये हो जाएगा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया सबको एक्सो और एंडो के बारे में। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है हम लोग को। कहिए फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, कोई एक रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, द रेट कांस्टेंट, उसके रेट कांस्टेंट भी K1, K2 और K3 बता दिए गए हैं। द ओवरऑल रेट कांस्टेंट, 3 रेट कांस्टेंट है, तो इसके बाद बताया गया जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट यहाँ पर K बताया गया, उसका क्या बताया गया, K1 × K2 / K3 बताया गया, ओवरऑल रेट कांस्टेंट,
फिर बताया गया इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर रिस्पेक्टिवली, बताया गया जाहिर से बात है 3 रिएक्शन हो रही है तो तीनों रिएक्शन की अपनी खुद की वहाँ पर क्या हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और बताया गया वो एक्टिवेशन एनर्जी पहले की 40 है, दूसरे की 50 है, तीसरे की क्या है 60 है। और आपसे पूछा गया देन ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्टिवेशन, यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ पर बताया गया आपको रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताया गया तीनों रिएक्शन के साथ। तो आपसे पूछा गया ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्या होगा। यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे की एक्टिवेशन एनर्जी दी गई। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर ओवरऑल रेट कांस्टेंट के बराबर K1 K2 अपान K3 है, ठीक है। और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है तो हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक यूज करो। जिसका रेट कांस्टेंट ऊपर है, ठीक है, उनके रेट कांस्टेंट को आपस में जोड़ लो, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ लो। जैसे मतलब आप कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर K1 K2 ऊपर से मल्टीप्लाई में थे। यहाँ पर जो डिवाइड में है उसको क्या करना है घटा देना है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है यहाँ पर घटा देना है। तो आपने क्या किया रेट कांस्टेंट का रिलेशन देख करके यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन बना लिया। एक बार फिर से समझो, रेट कांस्टेंट ओवरऑल क्या था K1 K2 अपन K3 था, ठीक है। इसकी मदद से एक्टिवेशन एनर्जी का ओवरऑल यहाँ पर एक रिलेशन देखना था। तो आपको क्या करना था, जिनके रेट कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, उनके एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ लो, जो डिवाइड है उसको क्या करना है घटा देना है। अब आप यहाँ पर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा EA1 कितना है 40 प्लस यहाँ पर EA2 कितना है 50 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा EA3 ये 60। तो आप बताओगे 40 और 50 कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी निकल के आती है 30 निकल के आती है। और आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाता है ए वाला यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को वहाँ पर करना होता है। समझ में आया सबको।